ये सब इनका ये कहना है कि देखिए ना कि 2.5 मिलियन टन एक्सेस वीट थी और कीमत सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में, इंडिया में ज्यादा थी, हमारी कम थी, स्मगलिंग हो गई। और तो अगर स्मगलिंग हो गई तो स्मगलिंग कैसे रोकेंगे? अगर स्मगलिंग हो गई है तो ये तो स्मगलिंग नहीं हुई ना, ये तो हमने खुद बेची है ना। $220 में बेचकर $440 में वापस मंगवा रहे हैं, यानी ये तो बहुत बड़ा जुल्म है इस कौम के साथ। आपका मतलब है मिसमैनेजमेंट? किसी को मिसमैनेजमेंट नहीं है इसमें, बड़ी कमीशनें, बड़ा पैसा, बड़ा ये चीजें खाई गई हैं। उन लोगों को कौम के सामने जवाब देना चाहिए कटहरे में आकर। ये लोगों को तो आटा नहीं मिलता खाने को और उन्होंने गंदम बार भिजवा दी और दुगनी कीमत में वापस मंगवाई। एक तो भाई एक सवाल आपका ही है। दूसरी बात ये है, जितनी भी इस कौम के हिस्से में खुश नसीबियां आई हैं या खुशियां मिली हैं वो जमहूरी अदवार में मिली, जमहूरी वज़ीर आज़मों के दौर में मिली। अगर कौम की एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी वो भी जमहूरी दौर में, पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना वो भी जमहूरी दौर में, इस मुल्क के अंदर मोटरवेज बने जमहूरी दौर में, इस मुल्क के अंदर लोगों को रोजगार मिला किसी भी शक्ल में जमहूरी दौर में, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कराची लाहौर के हवाई अड्डे बने जमहूरी दौर में। मुझे आप बताएं इन 8 साल दौर में मुशर्रफ साहब के क्या 1 मेगावाट का भी इजाफा हुआ है बिजली की पैदावार में? मियां साहब आपने ये बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1 मेगावाट, क्योंकि ये भी एक क्राइसिस चल रही है, पावर की भी क्राइसिस चल रही है। 18 घंटे लोड शेडिंग, 18 घंटे लोड शेडिंग, 8 घंटे जितनी भी लोड शेडिंग होगी। मुझे बताएं, सबको पता है, आपको पता है, बाकी लोगों को पता है, आप 2 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, आपको पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बगैर इस मुल्क के पावर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे। 50,000 मेगावाट हम बना सकते हैं। कोई आपने डैम नहीं शुरू किया, कोई आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मेरे भाई हमें 2-2-2.5 साल के बाद निकाल दिया जाता रहा है। सब शुरू तो कर सकते उसके बावजूद हमने मोटरवेज खड़े कर दिए, उसके बावजूद हमने एटमी कुव्वत का मुल्क को बना दिया। अगर यही 8 साल हमें मिले होते, यकीन माने एक नहीं हमने 5 डैम बना दिए होते इस मुल्क के अंदर, आज बिजली की शॉर्टेज इतनी ना होती। हमें अब 5 साल के लिए मुंतखब करते हैं और 2 साल के बाद हमें फारिग कर दिया जाता है। कोई बंदूक लेके आ जाता है, कोई वो असेंबली वो प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 58(2)(b) को लेके आ जाता है। मुझे बताएं बंदा प्राइम मिनिस्टर बेचारा जाए किधर? चले ठीक है, समझे, 1 सेकंड के लिए प्राइम मिनिस्टर को काम कर दिया, चले समझे 1 मिनट के लिए आपको मुंतखब कर दिया। सबसे पहली क्राइसिस आपकी ये है जो आपको फेस करेगी अगले महीने अगर आप मुंतखब हो जाते हैं कि जी वो पेट्रोल का जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो 4 गुना बढ़ गई हैं, 400% बढ़ गई इन द लास्ट 5 ईयर्स। $25 से $100 पे जा रही। आपके जमाने में पेट्रोल बिल था कोई $2 बिलियन जी, अब 10 बिलियन के करीब है। क्या करेंगे? ये सारी जो $8 बिलियन की जो एक्स्ट्रा इंपोर्ट बिल है ये आप कहां से पैसे लाएंगे? लोगों के ऊपर किस किस्म का बोझ डालेंगे? अपनी पैदावार बढ़ाएं, इंडस्ट्री मुल्क में लगवाएं, जमीनें बहुत महंगी हो गई हैं, गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए बहुत बड़ी बड़ी और बहुत नॉमिनल रेट्स के ऊपर, हर एक को मेरिट के ऊपर एक पॉलिसी बनाए, उसमें कहें ये जमीन है, आओ इंडस्ट्री लगाओ। नहीं तो पावर कहां से? सुनिए सबसे पहले यानी कि पहले 100 दिनों के अंदर फैसला होना चाहिए कि पाकिस्तान में कहां कहां डैम बन सकते हैं। दुनिया में प्राइवेट सेक्टर को, पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर को दावत दी जाए कि भाई ये साइट्स है, हम आओ बिडिंग करो, बनाओ, चलाओ, ओन करो इसको। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है नजम सेठी साहब कि हम 10-10 बिलियन 20-20 बिलियन जो है डॉलर्स के इतने बड़े बड़े डैम बनाए। अगर गवर्नमेंट वो पैसा खर्च करे अवाम की फलाह बहबूद के ऊपर, तालीम पे, सेहत पे, दूसरी सहूलतों पे, लेकिन ये काम जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर के सुपुर्द करे। मैं बहुत दुनिया है, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स जो है वो दुनिया को साथ लेके आएंगे, आओ मिलो, आओ ये साइट्स हैं, आओ बनाओ, डैम्स बनाओ आके। ये है मेरे ख्याल इसमें बहुत एक लिबरल आपको अप्रोच इख्तियार करनी पड़ेगी, होगा। और आप जैसे मैंने कहा कि आपके पास अगर वो पैसा नहीं इतना स्पेयर करने के लिए, तो वो पैसा आप गरीबों पे जब खर्च करेंगे, आप गरीबों के लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाएं, एक इंश्योरेंस स्कीम बनाएं कि गरीब पाकिस्तान का जो अपने बाल बच्चों के इलाज के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकता, उस इंश्योरेंस स्कीम के ऊपर वो उसको मुफ्त इलाज की सहूलतें मिले। मियां साहब, लोगों की जायदादें बिक जाती हैं, उनके इलाज नहीं हो सकता, बच्चे आंखों के सामने, नौजवान बच्चे मर जाते हैं, बेटियां मर जाती हैं, माँ बाप मर जाते हैं, घर बिक जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता। उन लोगों को सोचिए।
मियां साहब, आपकी पार्टी के बारे में ज्यादातर ये कहा जाता है कि और 3-4 साल दें कि इस 3-4 साल में डैम मुकम्मल होगा, टाइम पीरियड दें आप उनको। यहाँ तो हमने तो लाहौर के एयरपोर्ट में दुगना छोड़ गया था उसको, बिल्कुल ही उसने और ज्यादा, यानी कि उसको कम सुकड़ गया वो तो, और पैसे उससे ज्यादा लग गए हैं। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मियां साहब, आपकी पार्टी में बारे में ज्यादातर ये कहा जाता है कि आप अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। जैसे आप पाकिस्तान का मुल्क जो है बेसिकली 70% ज़रूरी लोगों पर मुश्तमिल है, और पाकिस्तान का किसान जो कि गुलामी की जिंदगी गुजारता है। आप जब तक अपनी ज़राअत को या उस गुलामी को फ्यूडलिज्म से निजात नहीं दिलाएंगे, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी और पाकिस्तान कैसे खुशहाल होगा 70% आबादी को आइसोलेट किए बगैर? हम ज़राअत के ऊपर भी उतना ही जोर दें जितना किसी और सेक्टर पर जोर देंगे, और हम देते रहे हैं। पहले 100 दिन में आप लैंड रिफॉर्म्स करेंगे? हम देते रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स। जी, पहले जमीनें बड़ी सुकड़ी हुई लोगों की, तो मेरा लैंड रिफॉर्म्स के चक्कर में पड़ने से पहले आप अपनी ज़रूरी पैदावार को बढ़ाएं। उसके 100 तरीके हैं, और उसके लिए आप काश्तकार को सहूलतें फराहम करें। आप उसकी अपना खाद, यूरिया और उसके अपना दूसरे जो इनपुट्स हैं उसके लिए आप उनको सब्सिडी दें। अमेरिका जैसे मुल्क में भी आज सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वहां सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी दें आप उनको। नहीं, अमेरिका में बहुत बड़ी अपना जागीरें हैं लोगों की। लेकिन मैं ये नहीं कि मैं कोई फ्यूडलिज्म के हक में को बात कर रहा हूँ, मैं मुल्क के इंटरेस्ट में बात कर रहा हूँ। अभी हमें फ्यूडलिज्म और दूसरे इज्म में पढ़ने की बजाय हमें, मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी और पैदावार और प्रोडक्शन की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, और हम उनको इनकरेज करें। और ज़राअत में इतना पोटेंशियल है, और मैं समझता हूँ कि काश्तकारों को फ्री जमीनें भी देनी चाहिए। स्टेट लैंड बहुत पड़ी हुई है, उनको मुफ्त जमीनें दें, उनको आबाद करने के लिए उनकी भरपूर मदद की जाए। ये तरीका है। आप अपना जो है वो ज़राअत की पैदावार बढ़ाएं। हमने ये काम किया है, सिंध में मैंने ये काम किया है। सिंध में हमने हारियों को मुफ्त जमीनें दी है, पंजाब में भी दी हैं, लेकिन ये काम पूरे मुल्क में यकसा तौर के ऊपर होना चाहिए। ये सब जहां भी हम जाते हैं लोग खौफजदा कि ये इंतहा पसंदी, ये एक नई चीज शुरू हो गई है। इसमें मुसलमान को मार रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बम फट रहे हैं, इनोसेंट लोग मर रहे हैं। ये कौन है ये इंतहा पसंद? ये क्यों ये ऐसी चीज हो रही है? अगर आप हो तो इंतहा पसंदी को कैसे टैकल करेंगे? बहुत परेशान कुन ये सिलसिला है। इलेक्शन सर पर हैं, कैंपेन जो है ना वो अधूरी पड़ी हुई हैं, कोई जलसों में जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। रोज टीवी पे नाम आ जाते हैं कि ये नाम है हिट लिस्ट के ऊपर, और गवर्नमेंट उसका कोई सीरियस नोटिस भी नहीं लेती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी प्रोटेक्शन का कोई खास इंतजाम नहीं गवर्नमेंट ने किया हुआ। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मसला है, और जब हम थे हमने तो कभी ना कभी चीजें देखी ना कभी सुनी, लेकिन कभी सवाल कभी पूछा अपने आपसे कि हिंदुस्तान में ये चीजें क्यों नहीं है? कभी जरा, हिंदुस्तान में तो हमसे कई गुना ज्यादा सूबे हैं, वहां ये चीजें क्यों नहीं है? वहां इसलिए नहीं है कि वो ट्रैक से कभी हटे नहीं है। हमारे डिक्टेटरशिप जो है वो कई मसलों को जन्म देने का बायस बनती है। ये अगर आप किसी चीज को एक्सट्रीमिज्म कहते हैं तो वो डिक्टेटरशिप ही उसका बायस है। मेरे भाई, आज जब एक बंदे की हुक्मरानी होगी और जब आवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी तो फिर ये इस तरह के मसाइल जन्म लेंगे। कल अगर आवाम की नुमाइंदगी हो जाती है आपका खत्म है, ये इंतहा पसंदी खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल का जड़ खुद डिक्टेटरशिप पर। एक जमहूरी हुकूमत आती है, उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी आवाज सुनी जाएगी, और वो फोर्सेस भी सुनेंगी उसकी आवाज जो इस वक्त सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हर चीज का इलाज गन्स एंड बुलेट्स नहीं है। कभी कभी दिल जीतने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कहा जाए बुगटी साहब को कि इनको पता भी नहीं लगेगा कहां से गोली लगेगी इनको आके, तो इससे तो मामले बिगड़ते हैं, संवरते नहीं है। बस मैं दो बातें जी, क्योंकि यही बातों से दो सवाल और खड़े होते हैं। आपने बुगटी साहब का जिक्र किया। बलूचिस्तान तो 50 साल से नाराज सेंटर के साथ, हमेशा ये इल्जाम लगा कि पंजाब डोमिनेट कर। 2 दफा आप प्राइम मिनिस्टर रहे, आपने भी बुगटी साहब के साथ निपटा उनको, मगर बलूचिस्तान की जो ग्रीवेंसेस हैं वो खत्म नहीं। हमने बुगटी साहब से बड़े प्यार के साथ निपटा, बड़े प्यार के साथ उनके साथ हमने काम किया। वो उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने 13वीं 14वीं तरमीम को वापस करने में हाथ खड़ा किया था।
तो फिर हमने ये- तो बलूचिस्तान, सिंध, फ्रंटियर, पंजाब सबको साथ लेके चले थे। मियां साहब, ये मैं वो जो- पहला वजीर आजम हूं जिसने पानी का मसला चारों सूबों के माबैन हल करवाया था। लेकिन मैं आपको अभी कह रहा था कि फिर जब 48 लाशें कराची में गिरी, जब ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब कराची गए थे, बताइए फिर ये मसाइल इस तरह से हल होते हैं? एक्सट्रीमिज्म क्यों नहीं पैदा होगी? क्यों नहीं लोग फिर दहशतगर्दी की तरफ जाएंगे?